चलो देखो, अपन लोग पढ़ेंगे अध्याय 10 जिसका नाम है क्या, गुरुत्वाकर्षण। ठीक, देखो अध्याय 10 में अपन बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। तो गुरुत्वाकर्षण होता क्या है ना, पहले अपन ये समझेंगे गुरुत्वाकर्षण। देखो गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल। देखो इस दुनिया में हर वस्तु के पास एक चीज होती है जो अपन को दिखती नहीं है, दिखती तो है, मतलब एक गुण होता है वस्तु के पास। कौन सा गुण होता है? द्रव्यमान, है ना। चाहे वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी, उसके पास क्या होता है? द्रव्यमान। दुनिया में चाहे बड़ी से बड़ी वस्तु हो चाहे छोटी से छोटी, बड़े से बड़ा ले लो, सूर्य ले लो, सूर्य बहुत बड़ा पिंड है, उससे बड़े भी कई क्या है, तारे हैं। सूर्य एक तारा है ना कि नहीं, और उससे बड़े और तारे भी हैं। तो अपन को भले यहाँ से छोटे दिखते हैं, लेकिन छोटे बड़े से बड़ा वस्तु ले लो, चाहे छोटे से छोटा वस्तु ले लो, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन अपन को दिखता नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन के पास भी द्रव्यमान होता है। परमाणु, परमाणु का भी द्रव्यमान होता है। तो मतलब जो चीज़ें हमको दिखती नहीं है ना, मतलब बहुत छोटी होती है, उनका भी द्रव्यमान होता है, और जो बहुत बड़ी है उनका भी द्रव्यमान होता है। तो दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं, दुनिया बोले या ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में बोले जितनी वस्तुएं, उनके पास क्या चीज़ है? द्रव्यमान। उस द्रव्यमान के कारण हर वस्तु दूसरी वस्तु पे क्या लगाती है? बल लगाती है। ठीक है, उस बल को अपन लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है। अब वो आकर्षण बल अपन को दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो बात की बात है ना। अपन भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। कुर्सी भी अपन को आकर्षित कर रही है, टेबल चेयर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन वो आकर्षण बल अपन को दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता, वो अभी आगे पता चल जाएगा। मतलब उसका मान बहुत कम होता है। लेकिन अगर वही बात करें अपन लोग किसके लिए, अपन लोग बात करें जैसे चंद्रमा के लिए, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में बल है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है। पता है तुम लोग को? चंद्रमा लगाता है क्योंकि वो उपग्रह है, उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाता है। और बाकी जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य के चारों पृथ्वी, तुम लोग जो जानते हो ग्रह के नाम, 7-8 ग्रह है ना, तो सब क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं। वो क्यों लगा रहे हैं? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो अभी आगे पता चलेगा। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु क्या करती है? आकर्षित करती है, मतलब एक दूसरे पे बल लगाती है। ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है, इसी बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। थोड़ी बात समझ में आ रही है? तो गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है। वो क्यों लगता है? हर वस्तु में क्या, कौन सा गुण होता है? द्रव्यमान। तो इसलिए हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, और आकर्षित करने के गुण को ही क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। और जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे अपन लोग गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण मतलब वस्तुओं का आकर्षित करने का गुण गुरुत्वाकर्षण है, और जो बल लगता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो अपन ये लिख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो अपन लिखेंगे ब्रह्मांड की, है ना, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, मतलब दुनिया की, दुनिया कहो, दुनिया तो खैर ब्रह्मांड में ही आ जाएगी। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करती है? आकर्षित करती है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करती है? दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचती है, ऐसा भी कह सकते हो। आकर्षित ही लिखना, आकर्षित करती है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को, ठीक है, इस आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। ठीक है, और इसको लेके ग्रेविटेशनल फोर्स। या हम ऐसा बोल सकते हैं ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है, उस बल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ये आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को अपन क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं।
इतनी बात समझ में आई? ये गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। अब देखो क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल तुम लोगों ने स्टोरी तो सुनी होगी वो न्यूटन वाली, कि उसके ऊपर एप्पल गिरा था, है ना, तो उसने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा, फिर तुम लोग के लिए उसने एक नियम दे दिया नया सा, एक चीज़ बढ़ा दी तुम्हारे लिए पढ़ने के लिए, एक नियम उसने अपना दे दिया जिसको लेके तुम लोग परेशान रहते हो। उसने हर जगह पे अपने नियम दिए, है ना, न्यूटन, जहाँ तक पढ़ोगे फिजिक्स वहाँ तक न्यूटन मिलेगा, हर जगह उसने हाथ पांव चलाए। चलो लिख लिए ना, आगे बढ़े। अब देखो अब अपन देखें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, या अपन लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, है ना, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, इसको अपन न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम या न्यूटन का, हाँ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ऐसा भी कह देते हैं, एक ही बात है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ऐसा शब्द में अगर लिख किया जाए तो वही बात है, क्योंकि इस नियम को न्यूटन ने ही दिया था। ठीक है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो न्यूटन ने क्या बताया, मतलब उसने बहुत सारे प्रयोग किए, फिर उसने देखा, ऑब्जर्वेशन किया, अपना नियम दिया। उसने क्या नियम दिया कि उसका नियम ये था, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, है ना, दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। आकर्षित तो करती है, लेकिन कितना बल लगता है दोनों वस्तु के बीच, उसने एक फार्मूला दिया, है ना, उसने अपना नियम दिया। तो न्यूटन ने ये बताया कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, और उन दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, मान लेते हैं दो वस्तु हैं, ठीक है, दो वस्तु है, एक द्रव्यमान m है, एक का स्मॉल द्रव्यमान है, मतलब नाम दे दिया m1 m2 भी कह सकते हो, और इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी d है। ठीक है, बुक में d दिया इसलिए d ले रहे, r भी ले सकते हो, x ले सकते हैं अपन। तो उसने बोला दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m है और इसका द्रव्यमान स्मॉल m है, दो वस्तुएं, इनके बीच की दूरी अगर d है, तो इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, लगने वाला आकर्षण बल जो है, देखो ये वाली वस्तु मान लो ये वस्तु A है और ये वस्तु B है, तो A वस्तु B को अपनी तरफ खींच रही है, मतलब ये बल लगा रही है, खींच रही है अपनी तरफ, आकर्षण, खींचना, प्रतिकर्षित करती है मतलब दूर भगाती, उस तरफ ये खींचती है, तो इसलिए आकर्षण बल। इसी तरह ये जो B वस्तु है, ये भी इसको अपनी तरफ खींचती है, तो इसका ये है बल। ये कौन सा बल है, ये इसका बल है, ये खींच रहा है अपनी तरफ, और ये वाला कौन सा बल है, इसका बल है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए आकर्षण बल होता है। और प्रतिकर्षण होता है तो कैसा होता है, उल्टा, ऐसे, ये प्रतिकर्षण कहलाता है, दूर भगाना, ये आकर्षित करना, अपनी तरफ खींचना। बात समझ आ रही कि नहीं यार? तो ये आकर्षण बल होता है। अब उसका परिमाण कितना होता है, परिमाण मतलब वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ फार्मूला तो होना चाहिए, तो उसने फार्मूला दिया, किसने, न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है ना, वो इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, देखो न्यूटन के पहले अपन नियम लिख लेते हैं, फिर उसको देखेंगे उसने बोला क्या। देखो न्यूटन ने ये कहा कि ब्रह्मांड की, ठीक है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, जैसे अपन ये बोले थे, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक है, आकर्षित करती है, और ठीक है, आकर्षित। अब देखो दो वस्तुओं
वस्तु बोल सकते हो, पिंड भी बोल सकते हो, क्योंकि बुक में पिंड भी लिखा होता है, पिंड मतलब वस्तु ही होता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के, ठीक है, ये नियम है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अभी मैं समझाऊंगा अनुक्रमानुपाती, तथा दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों, लिख लो तुम लोग भी, यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। रुक जाओ भी, है ना, चलो अभी पहले समझ लो फिर लिख लेना। देखो दो वस्तुएं, इसको समझो, इतना बड़ा स्टेटमेंट उसने बोला, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु या पिंड, ब्रह्मांड के दो पिंड ऐसे बोल सकते हो, प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित कर रही है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, चलो होता है। और यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रखता है। तो देखो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, तो उसने क्या बोला, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को, है ना, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। इसका मतलब क्या है, ये भी समझाऊंगा। अनुदिश मतलब क्या होता है, देखो तो मान लेते हैं दो वस्तु हैं जिनके द्रव्यमान m है, और इस वस्तु का एक a है और एक वस्तु b है, इसका द्रव्यमान m है, इसका स्मॉल m, छोटा m, है ना। माना दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m तथा m है, बड़ा M और छोटा m, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है तथा इनके बीच लगने वाला बल, आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा कह सकते हो, गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, F है। तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, तो न्यूटन का जो नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, जो बल होता है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, ये मैंने अभी बताया ना। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि जितना द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा होगा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में लगने वाला, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान का गुणनफल कम होगा और सूर्य बहुत बड़ा है और पृथ्वी का द्रव्यमान का गुणनफल करेंगे तो वो ज्यादा होगा। इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, किसकी तुलना में, चंद्रमा और पृथ्वी की तुलना में, है ना। इसी तरह अगर हमारी बात करें, हमारे बीच में पृथ्वी के बीच में हमारा द्रव्यमान कितना है, बहुत कम है, तो इसलिए हमारे बीच में पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होगा, ठीक है। चलो, तो मतलब द्रव्यमान जितना, गुणनफल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बल भी होगा। दूसरा जो बल होता है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा यह व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, ठीक है, दो पास में होंगे तो बल ज्यादा लगेगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो बल घटेगा, तो व्युत्क्रमानुपाती। जितनी दूरी पे होंगे अपन, दो वस्तु जितनी दूरी पे होंगी उनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल उतना कम होगा, ठीक है ना। देखो पृथ्वी, सूर्य का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है लेकिन हम उनसे बहुत दूर हैं, इसलिए सूर्य अपनी तरफ थोड़ा ना खींच लेता है। अपन पृथ्वी के बहुत पास है इसलिए अपन थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी अपन को खींच लेती है नीचे,
क्योंकि पृथ्वी की हमसे दूरी बहुत कम है, अब सूर्य से हमारी दूरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सूर्य अपन को आकर्षित नहीं करता, नहीं तो पता चलता अपन सूर्य में चले जाते खिंच के, है ना। तो ऐसा तो होता नहीं है, इसका मतलब अपन पृथ्वी के पास है, तो मतलब पृथ्वी का बल ज़्यादा है सूर्य की तुलना में। सूर्य भी अपन को आकर्षित कर रहा है, लेकिन वो बल इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है किसकी तुलना में, पृथ्वी कारण हम पे लगने वाले बल की तुलना में। तो समझ गए। तो दूरी जितनी ज़्यादा होगी, दो वस्तुओं के बीच में दूरी जितनी ज़्यादा होगी, बल उतना कम होगा। उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो बल ज़्यादा, और दूरी जितनी ज़्यादा होगी तो उनके बीच में लगने वाला बल भी उतना ही कम होगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ को मिला देते हैं। ये मान लो ये है, ये दो कारक हैं या फैक्टर हैं, इनको मिला दें, है ना। तो अगर इन दोनों को मिला दें, उपरोक्त कारक उपरोक्त कारकों को मिलाने पर मिला देंगे तो देखो एक समीकरण निकल के आएगा, F समानुपाती m बड़ा M इंटू छोटा m इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो बड़ा M छोटा m बराबर ही लग रहा है ये। अब देखो इस समानुपाती निशान को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, नियतांक, इसको G कहते हैं, G। ठीक है, G को बोलते हैं अनुक्रमानुपातिक नियतांक या समानुपातिक नियतांक। ठीक है, तो इस जब भी गणित में, फिजिक्स में बात करें, या हाँ फिजिक्स में, भौतिकी में, जब भी समानुपाती का निशान हटता है तो वहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं, नियतांक। तो यहाँ पे जब ये हटेगा तो यहाँ पे G लग जाता है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। G को बोलते हैं अपन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ना, तो इसको नाम होता है तो ये नियतांक, लेकिन इसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक बोलते हैं। ठीक है, इसका अपन लिख लेते हैं। देखो मैं बताता हूँ और इसके बारे में। तो G क्या है, G एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। ठीक है, तो अपने पास ये समीकरण 3 आ गया, इसको याद रखना अपन को। ठीक है, ये सूत्र हो गया दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले बल के लिए, जहां पे G क्या है, सार्वत्रिक नियतांक, और M हो गया पहली वस्तु का द्रव्यमान, और ये वाला हो गया दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, D हो गई उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो देखो अपन लिख रहे हैं यहां, इसके बाद जहां, समझ लो फिर लिख लेना, जहां G एक अनुक्रमानुपातिक या अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना, नियतांक कहते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। और इसका मान भी होता है, G का मान होता है, G का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर बटे kg की पावर 2। ठीक है, ये G का मान होता है, जहां G एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और यहां पे जो G का मान होता है 6.67 गुणित 10⁻11। ये याद रखें, यूनिट में अभी बता दूंगा कैसे आई है यूनिट, इसका मान तो अपन को याद रखना पड़ेगा। यूनिट अपन निकाल सकते हैं, अभी मैं यूनिट निकाल के बता दूंगा कैसे आई। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg, और ये अपॉन है, प्रति बोलेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम की घात 2, है ना, प्रति किलोग्राम की घात 2 क्या। ठीक है, या फिर ऐसे ही लिख सकते हो, न्यूटन मीटर kg की पावर -2, क्योंकि अपॉन में है ना, अपॉन अगर नहीं लिखना है तो फिर माइनस में लिख देंगे, तो दोनों यूनिट है सही इसकी। ठीक है, तो ये समझ में आया थोड़ा थोड़ा, है ना, ये
सब मिलाएंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों कंडीशन को, ये दो शर्त हैं, पहली शर्त ये है, दूसरी शर्त ये, दोनों को अपन मिला देंगे तो ये आएगा, है ना, ये ऊपर है, ऊपर रहेगा, और ये नीचे है तो बटे में रहेगा, और इस समानुपाती निशान को हटाएंगे तो जी लगाते हैं, और जी का नाम है, जी एक नियतांक है जिसे अपन गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मान कहीं नहीं बदलता, ये फिक्स है, और ये सूत्र हर जगह लगता है। ब्रह्मांड की कोई भी दो वस्तुएं हैं उनके बीच में ये सूत्र लगता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक नियम कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। यूनिवर्स में हर जगह ये क्या है, लगता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल, ठीक है, हर जगह लग सकता है, लगता है। और जी क्योंकि सार्वत्रिक है, जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये फिक्स है, इतना मान होता ही है जी का, ठीक है। इसको हेनरी कैवेंडिश नाम का एक साइंटिस्ट था, हेनरी कैवेंडिश नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने निकाला था। तो बाकी ये तो नहीं पूछते तुम लोग से, अपन को ये याद रखना है, नहीं तो ये भी पेपर में दिया होता है। अगर न्यूमेरिकल प्रश्न आता है ना, संख्यात्मक प्रश्न आता है, तो ज़्यादातर उन लोग दे देते हैं, और नहीं दिया तो याद रखना है, ठीक है। कई बुकों में 6.66 भी लिखा होता है, बात वही होती है, 6 को अपन बार बार लेकर 6, है ना, जैसा देगा। कई बुक में अपन को दे देगा वाला 6.6 ही दे देगा, बस 7 नहीं देगा, तो जो दिया है वो यूज़ करना है, लेकिन होता लगभग इतना ही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, जी को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। ये नोट कर लिए हो, ये लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अभी जो समीकरण 3 आया था ना, क्या आया था समीकरण 3, F बराबर जी बड़ा M छोटा m और यहाँ डी स्क्वायर, ये आया था। अब देखो इससे अपन लोग जी का मान निकालते हैं, ये क्या है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जी का मान यहाँ निकाले। इसको जी का मान कैसे निकलेगा, गणित है, जी का मान निकाले, क्रॉस गुणा कर दे, तिरक गुणा कर दे, इसको यहाँ गुणा कर देंगे, एफ डी स्क्वायर बराबर जी बड़ा M छोटा m, तो यहाँ से जी का मान कितना आ जाएगा, देखो जी का निकालना तो ये दोनों बटे में चले जाएंगे, जी को यहीं रखो, है ना, जी को यहीं रखो, ये दोनों को बटे में ले जाएंगे, एफ डी स्क्वायर अपॉन एम, यही है जी का मान। इसको सीधा करके लिख देता हूँ, जी बराबर एफ डी स्क्वायर अपॉन बड़ा M छोटा m, ठीक है। अब इसकी यूनिट निकालना अपन को, यूनिट, इसका मात्रक, जी का क्या मात्रक होगा, तो यहाँ से अपन लोग मात्रक निकाल सकते हैं। देखो जी का मात्रक चाहिए तो क्या चाहिए, जी का मात्रक, तो देखो यहाँ से आएगा एफ का मात्रक, ये आएगा एफ का मात्रक, मतलब बल का मात्रक, एफ मतलब होता बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन ही होता है। तो बल का मात्रक मतलब एफ का मात्रक, मैं लिख देता हूँ, एफ का मात्रक गुणित डी का मात्रक, उसका स्क्वायर, है ना, बटे एम का मात्रक, बड़े एम का मात्रक, है ना, बड़े एम का मात्रक गुणित छोटे एम का मात्रक। तो भाई बल का मात्रक हो गया न्यूटन, दूरी डी मतलब दूरी का मात्रक होता मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, है ना, इसका होता किलोग्राम और इसका भी किलोग्राम, तो जगह न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, है ना, यही लिखाया था ना अभी, इस चीज को अपन यही लिख सकते हैं, न्यूटन वही चीज है, न्यूटन मीटर ऐसे लगा दो, ऐसा एक ही बात है, और उसको बटे में ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, और मान तो इसका पता ही है, तो इसलिए मान, इसलिए अपन लिखते हैं जी का जो मान होता है ऐसे लिख देते हैं, जी बराबर 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। बात समझ आ गई ना, यूनिट कैसे निकाला मैंने, यूनिट यहाँ से आता है सूत्र से, ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। अब अपन जब बात करते हैं इस गुरुत्वाकर्षण नियम की कुछ विशेषताएं हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है दो वस्तुओं के बीच, उसके कुछ गुण है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता है, या विशेषताएं बोल सकते हो या गुण बोल सकते हो, ठीक है।
ये तो अपन ने जी के बारे में देख लिया, जी का मात्रक देख लिया और सूत्र देख लिया, ये सब। देखो गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं क्या है। अभी जो अपन ने देखा ना कि ये जो बल होता है वो हमेशा आकर्षण का होता है, कभी प्रतिकर्षण का नहीं होता है। यह हमेशा कैसा होता है, आकर्षण का ही होता है, प्रतिकर्षण बल नहीं होता है। जिन दो वस्तुएं हमेशा आकर्षित ही करती हैं। सबसे पहला गुण है यह बल क्या का होता है, आकर्षण का ही होता है, केवल आकर्षण का होता है। इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, आकर्षण की, प्रतिकर्षण की नहीं होती। जैसे चुंबक में जो बल लगता है आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का। चुंबक आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं, लेकिन दो द्रव्यमान हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित ही करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अभी मैं लिखवा दूंगा। दूसरी चीज क्या होता है, ये जो बल लगता है, जैसे देखो इस वस्तु, ये वाले अपन ने लिखा था ना, यहाँ एफ लिखा था, ये भी एफ लिखा था। मान लो अगर ये 10 न्यूटन से खींच रही तो ये भी 10 न्यूटन से खींचेगी। मतलब ये जो बल लगता है दोनों वस्तुओं के बीच में वो परिमाण में बराबर होता है। परिमाण मतलब वैल्यू संख्यात्मक जो मान होता है वो बराबर होता है। मान लो अगर ये 10 न्यूटन इसके बीच में लग रहा है, मतलब ये 10 न्यूटन से खींच रही है ये वाली, अगर ए वस्तु इसको बी को 10 न्यूटन से खींच रही है तो बी भी ए को कैसे खींचेगी, 10 न्यूटन से ही खींचेगी। मतलब दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो परिमाण में बराबर होता है, लेकिन देखो दिशा विपरीत होती है। एक इधर है तो एक इधर है, अपोजिट है कि नहीं, ऐसे है। एक ही डायरेक्शन होता है तो सेम होता है, ऐसे है अपोजिट। मतलब ये जो बल लगता है दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल परिमाण में तो बराबर होता है, मतलब वैल्यू दोनों की बराबर होगी 10-10, लेकिन दिशा क्या है, एक अगर पूर्व की तरफ है तो एक पश्चिम की तरफ होगा, है ना। मतलब दिशा में क्या होते हैं, ये विपरीत होते, अलग अलग होते हैं, दिशा अलग अलग होती है। ठीक है। दूसरा जो मैंने लिखा था उसमें, ये जो बल होता है हमेशा दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली दिशा में के अनुदिश लगता है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। दोनों को मिलाने वाली रेखा ये है, मान लो ये है ना, ये तो बल ऐसे ही लगेगा, ऐसे नहीं होगा कि इधर लग जाए बल, तिर्यक रेखा में नहीं लगेगा, टेढ़ा हमेशा क्या लगेगा, दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है। समझ गए, ऐसे अलोंग लगता है, ऐसे इधर लगेगा, एक इसका इधर लगेगा। ऐसे नहीं होगा कि इसका इधर लग जाए इधर और इसका इधर लगने लगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो अनुदिश का मतलब ये होता है दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। और ऐसे जो बल जो दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं उसको केंद्रीय बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रीय बल। तो ये तुम लोग याद रख सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केंद्रीय बल होता है। कैसा बल होता है, केंद्रीय बल होता है, क्योंकि ये दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है। तो पहला पद ने क्या लिखा, यह केवल आकर्षण का होता है, मतलब इसकी प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण की। मतलब दो वस्तुओं में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का होता है। ठीक है। लिख लो पहला गुण, क्या लिखेंगे विशेषताएं, यह केवल आकर्षण का होता है। यह मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है ना, यह कैसा होता है, यह केवल आकर्षण का बल होता है। दूसरा, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है परिमाण में बराबर है ना, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में क्या होता है, दिशा में विपरीत होता है। ठीक है। तीसरा क्या बताया था, यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, अनुदिश। ठीक है। अगला लिखेंगे, यह कौन सा बल है, यह केंद्रीय बल है, यह केंद्रीय बल है।
और अभी बताया था एक चीज और, देखो केंद्रीय बल, यह बल दोनों वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यह केवल आकर्षण का बल होता है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होता है। यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। यह केंद्रीय बल है। यह बल दो वस्तुओं के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यह ठीक है, इतना ही लिखो तुम लोग, खास। अब अपन लोग बल निकालते हैं, ठीक है, सूत्र का उपयोग करके बल कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल समझाता हूं, एक दो एग्जांपल से। जैसे मान लो दो वस्तुएं हैं, ठीक है, मान लो एक वस्तु 6 किलोग्राम की है और एक 3 किलोग्राम की है, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं 3 मीटर है। इनके बीच में कितना बल लगेगा, मान लो अपन को निकालना है कि एक वस्तु है जिसका एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 6 किलोग्राम है और दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है और इनके बीच की दूरी 3 मीटर है। तो बोलेगा इनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल बताओ, ठीक है। तो कितना होगा देखो, तो अपन फार्मूला लगाएंगे, जी एम छोटा है, देखो ये तो ठीक है, अपन वहां मान लिए। अब ऐसे नहीं लगाते अपन, ठीक है, अपन इसको मान लेते हैं m1 और इसको m2 मान लेते हैं। तो फिर यहां लगेगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, डी लिख लेता हूं। तो m1 हो गया 6 किलोग्राम और m2 हो गया कितना, m2 हो गया 3 किलोग्राम। तो फार्मूला लगाएंगे अपन, ये फार्मूला हो गया F = जी m1 m2, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों का गुणनफल। तो g का मान अपन को याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m का मान कितना है 6, m1 m2 कितना हो गया 3 बटे डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, ये इससे कट गया, 3 दूनी 6, कितना आ गया, इसके से गुणा करेंगे अपन 2 का, ये ना 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 2, तो 2 का इससे गुणा करना है, इससे करेंगे, इससे कितना आएगा देखो बताओ, इसके इससे गुणा करेंगे 7 दूनी 14 हाँसला 1 12 1 13 हाँसला 1 12 1 13 इंटू 10⁻, ये आएगा। पता है अब एक्चुअली लिखा कैसे जाता है, हमेशा दशमलव को एक संख्या बाद लगाते हैं। तो दशमलव इधर ले जाएंगे ना अपन, तो 1.3 इंटू 10⁻, यहाँ पे एक +1 हो जाएगी पावर, मतलब -10 हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। तो 10 बड़ा होता है ना, 11 छोटा होता है, माइनस में पावर बढ़ गई एक, इसलिए -10 हो गई। इस तरफ जाते हैं तो पावर बढ़ती है, यहाँ +1 करेंगे, -11 +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, पावर बढ़ गई। तो ऐसे लिखा जाता है। ये बल देखो, ये बल बहुत ज़्यादा कि बहुत कम, बहुत नहीं, बहुत कम है ये। क्यों, 1.33 इंटू 10⁻10 न्यूटन है ये। मतलब इसका मतलब क्या है, इसको अगर ये हटाओगे तो इसके आगे कितने जीरो लगेंगे, 10 जीरो लगेंगे, 10 जीरो लगेंगे। ऐसे लिखेंगे 0.000000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा। ये क्या है, ये बहुत कम है, लगभग 0 ही है। अरे 0.0 इतने जीरो लगे हैं, समझ रहे हो, मतलब 6 किलोग्राम 3 किलोग्राम। अब तुम अगर इसको 100 किलोग्राम ले लो, इसको भी 100 किलोग्राम ले लो, मान लो इसका वजन है पवन का 100 किलोग्राम और इसका वजन 100 किलोग्राम है ना, इतना तो होगा ना। तो 100 किलोग्राम भी ले लोगे ना, तो यहाँ क्या फर्क पड़ेगा,
यहाँ घात कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, यहाँ पे जो घात आएगी 100 इधर हो जाएगा ना, 100 मान लो, इसको 600 मान लो, चलो इसको 600 ले लो, इसको 300 ले लो, तो यहाँ 10⁻², और यहाँ 10⁻², यहाँ 100, यहाँ 100 ना, 10,000 हो जाएगा। 10⁻4 हो जाती, 10⁻4 हो जाती तो माइनस का 6 आता भाई, लेकिन 6 जीरो लगते फिर भी नहीं लगते, तब भी तो वो मान लगभग जीरो ही होता। तो इसलिए अपना वेट कितना होता है, अपना मास कितना है, 50 किलोग्राम, मेरा 50 ग्राम, तुम लोग का 100 किलोग्राम। हाँ, मेरा 50 किलोग्राम, तुम लोग का 100 किलोग्राम। तो अपन 100 का भी मान ले, तब भी ये बल कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा। इसलिए अपन लोग भी एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, ऐसे नहीं कि एक दूसरे को खींचते हुए घर चले जाए अपन, ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये बल प्रभावी नहीं है। प्रभावी नहीं क्यों, इसका मान लगभग जीरो ही है, बहुत कम है, 0.000। ठीक है, अपन 600 ले लो, 300 ले लो, तब भी ये मान बहुत कम आएगा, उतना तो अपना है नहीं। तो इसलिए जो सामान्य वस्तुएं हैं, जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, इनके बीच में आकर्षण जो बल लगता है वो प्रभावी नहीं होता, लगता है लेकिन वो प्रभावी नहीं है, दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। लेकिन वही बात अपन किसके लिए करें, पृथ्वी के लिए करें और सूर्य के लिए, है ना। अब देखो उसी चीज को मैं बता रहा हूं दूसरे तरीके से। ये तो हो गया 1 किलोग्राम वाली वस्तु, है ना, 1 किलोग्राम वाली वस्तु के लिए हो गया। अब अपन लोग बात करते पृथ्वी और अपने लिए बात करते, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन भी दिया है तुम्हारे में कि पृथ्वी सतह पर रखी किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के लिए व्यंजक बताओ। ये बुक में क्वेश्चन दिया ना बीच में, ये देखो बुक में क्वेश्चन दिया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए, है ना, बीच में क्वेश्चन दिया है ये। तो ये सार्वत्रिक नियम तो यही हो जाएगा जो मैंने अभी लिखवाया है। और दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच में लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो पृथ्वी सतह पर अपन यही एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा m है और इसकी त्रिज्या बड़ा r, और इस पे एक वस्तु रखी है पृथ्वी सतह पर m द्रव्यमान की। ठीक है, मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान m है, बड़ा m। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है, पृथ्वी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक, मतलब सूत्र निकालना है, बल के लिए सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन है अपने पास, या सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ऐसा है। तो मान लेते हैं, देखो माना पृथ्वी का द्रव्यमान अपन मान लेते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा m है, कितना है, बड़ा m, और पृथ्वी की त्रिज्या अपन बड़ा r मान लिए, बड़ा r। पृथ्वी को अपन एक गोला मान लेते हैं, लेकिन गोला नहीं है पृथ्वी, चपटी है, थोड़ा सा पता है, इलिप्टिकल शेप है, इलिप्स ऐसा कुछ है, ऐसे पूरी गोल नहीं। लेकिन अपन गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, इजी करने के लिए पृथ्वी को अपन क्या मान लेते हैं, गोला। अपन मैथ्स में भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो अपन पृथ्वी को या चंद्रमा को गोला मान के करते हैं। तो यहाँ पे अपन पृथ्वी को एक गोला मान लिए जिसकी त्रिज्या r है और जिसका द्रव्यमान कितना है, m है। अच्छा, और जो वस्तु रखी है पृथ्वी सतह पर, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, वस्तु का द्रव्यमान, कौन सी वस्तु का द्रव्यमान, जो पृथ्वी सतह पर रखी है उसका स्मॉल m है। ठीक है, अच्छा, अब अपन को क्या निकालना है, इसके बीच में कितना बल लगेगा, द्रव्यमान, इस वस्तु और पृथ्वी के बीच में। वास्तव में जो गुरुत्वाकर्षण बल में जो दूरी होती है वो माना जाता है सेंटर ऑफ मास से, या द्रव्यमान केंद्र से मानी जाती है। तो अपन लोग पृथ्वी को, देखो पृथ्वी को एक वस्तु मानेंगे और उसका जो द्रव्यमान होता है उसके द्रव्यमान केंद्र पर होता है। तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान केंद्र है उसके सेंटर पे है, केंद्र पर है। ठीक है, अभी तुम लोग पढ़ोगे 11th में डिटेल में द्रव्यमान केंद्र क्या होता है। अभी ऐसा मान लो जहां पे अपन वस्तु के द्रव्यमान को केंद्रित मान सकते हैं, पृथ्वी के पूरे द्रव्यमान को हम उसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी मान ले, पृथ्वी होगी, उसका द्रव्यमान m है, और इससे
आर दूरी पर, आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, आर दूरी पर क्या है, एक वस्तु रखी हुई है। पृथ्वी का केंद्र यहां पे मानेंगे, मतलब उसका पूरा का पूरा द्रव्यमान कहां पे होगा, उसके केंद्र पर। तो एक वस्तु हो गई जिसका द्रव्यमान कितना m है, और उसकी सतह पर एक छोटा m द्रव्यमान की वस्तु रखी है ना ये। तो इनके बीच में कितना बल लगेगा, देखो दो वस्तु हो गई, एक का द्रव्यमान m है और एक का द्रव्यमान छोटा m है, और उनके बीच की दूरी क्या है, r। तो इनके बीच में बल कितना लगेगा, पृथ्वी के कारण वस्तु पे कितना बल लगेगा, पृथ्वी के कारण, है ना, ये अपन लिखे पहले, पृथ्वी से या पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी कितनी होगी, वस्तु की दूरी r, r ही तो होगी भाई, पृथ्वी का केंद्र ये है और वस्तु यहां पे रखी है, तो दूरी कितनी होगी, r, त्रिज्या के बराबर होगी। तो पृथ्वी के कारण, है ना, पृथ्वी के कारण वस्तु पर बल, वस्तु पर बल कितना होगा, F बराबर G, बड़ा M छोटा m, उनके बीच की दूरी कितनी है, r स्क्वायर, इतना बल लगेगा। जहां पे m पृथ्वी का द्रव्यमान, छोटा m वस्तु का द्रव्यमान, और r क्या हो गया, त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पृथ्वी सतह पर अगर कोई वस्तु है ना, तो उस पर इतना बल लगता है, ठीक है। अब देखो मैं इसको और अच्छे समझाता हूं, मतलब इसी को, तो ये अपन को याद रखना है, पृथ्वी सतह पर अगर m द्रव्यमान की वस्तु रखी है, ठीक है, पृथ्वी सतह पर अगर m द्रव्यमान की वस्तु रखी है तो उस पर इतना बल लगता है, ठीक है। अब देखो कुछ चीज है, पृथ्वी का द्रव्यमान याद रख सकते हो, बुक में दिया भी है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है ना, 6 × 10⁻24 kg होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, याद रख सको तो रख सकते हो। पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो 6400 किलोमीटर होती है, 6400, अगर इसमें 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में हो जाएगा। इसको अपन देखो तो कितना हो गया ये 64, यहाँ पे 5 जीरो, और डेसिमल मैंने बताया ना यहाँ पे लिखा जाता है, तो खिसकाएंगे दशमलव को, दशमलव इधर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6.4 × 10⁻6 मीटर ऐसा लिखते हैं। 6400 किलोमीटर बोलो या फिर 6.4 × 10⁻6 मीटर, इतनी है। ये जनरल मतलब कैलकुलेशन करने के लिए अपन ये डाटा लिया है, आसपास होता है इसी के, ठीक है, लेकिन अपन यही मानते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है और पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है, याद रख सकते हो। अब देखो अगर पृथ्वी पे कोई वस्तु रखी है, मान लो 1 किलोग्राम की वस्तु रखी है, उस पर कितना बल लगेगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर रखी 1 किलोग्राम, पृथ्वी पर रखी 1 किलोग्राम वस्तु पर लगने वाला बल कितना होगा। अभी 1 किलोग्राम के लिए निकाल लेता हूं, 100 के लिए भी निकाल सकते हैं। फिर तो सूत्र ये लगाएंगे अपन, F बराबर जी तो फिक्स है, इनटू पृथ्वी का द्रव्यमान तो बता दिया मैंने, है ना। पृथ्वी सतह पर 1 किलोग्राम की वस्तु रखी है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो गया, 6 × 10⁻24 गुणित, और उसका द्रव्यमान कितना है वस्तु का, ये पृथ्वी का द्रव्यमान और ये वस्तु का द्रव्यमान, बटे उसकी पृथ्वी से दूरी कितनी होगी, त्रिज्या के बराबर 6.64 × 10⁻6 ना, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसका इससे गुणा करो कितना आएगा, 7×42 40 4 दशमलव 2 संख्या बाद गुणित 10 की घात कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये 24 में से 11 गए, 13 बचे, और यहाँ इसका स्क्वायर करोगे ना, 6.4 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, इतना आता है, और यहाँ पे 12, और इसको सॉल्व करेंगे, ये घात ऊपर जाएगी ना, घट जाएगी, इधर समझो, ये ऊपर जाएगी ना घात, तो 13 में से 12, मतलब ऊपर 13 जीरो है, नीचे 12 जीरो है, कट जाएगी तो ऊपर 1 जीरो बचेगा, ऐसी मतलब हुआ ना, ऊपर 13 जीरो है, 10 घात 13 मतलब कितने 10 है ऊपर 13, और नीचे कितने 10 है 12, तो नीचे वाले 12 ऊपर वाले 12 कट जाएंगे, एक बच जाएगा ऊपर। या अपन ऐसा करते हैं 13 में से 12 घटा देते हैं,
तो 10 की घात 1 बचेगी। और 10 की घात 1 मतलब इधर पे 10 की घात 1 बची, और इसका 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 दशमलव, है ना। 10 से गुणा करके, 10 से गुणा करोगे ना तो दशमलव यहां पे आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? देखो तुमको करने की जरूरत नहीं वैसे ये सब। इसको अगर डिवाइड करोगे ना, लगभग ये 9.77 आता है। कितना आता है? डिवाइड कर सकते हैं अपन लोग, 9.77 आता है। इसको लगभग अपन 9.8 मान लेते हैं। ये लगता है 9.8 न्यूटन पृथ्वी सतह पर कोई वस्तु अगर रखी है तो उस पर इतना बल लगता है, और ये बल प्रभावी है। अब जीरो थोड़ा ना है, 1 न्यूटन बल भी बहुत होता है। 1 न्यूटन बल वह बल होता है जो किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड का क्या कर दे, त्वरण उत्पन्न कर दे। 1 किलोग्राम की वस्तु पे कितना त्वरण कर दे? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी बहुत बल होता है। इसलिए अपन किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकते हैं ना, तो इतने ही बल से वो नीचे की तरफ खींचती है ना। 1 किलोग्राम मतलब हर वस्तु पे लगभग इतना ही बल लगता है। 10 किलोग्राम भी लेंगे ना अपन, 100 किलोग्राम भी ले लोगे तो लगभग यही आएगा। थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता है। पृथ्वी की सतह के अगर अपन नज़दीक है ना तो उस पर लगभग इतना ही बल लगता है। इसलिए कोई वस्तु जब अपन ऊपर फेंकते हैं तो बस उसको क्या कर लेती है, पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि ये बल प्रभावी है। समझ रहे हो? तो मैंने अभी 1 किलोग्राम वस्तु पे निकाला है, अपन 100 पे भी निकाल सकते हैं। भाई यहाँ 100 से गुणा कर दो, है ना। 100 से गुणा कर देंगे तो निकाल लेंगे अपन कितना बल लगेगा। फिर यहाँ पे लगभग 100 से गुणा हो जाएगा तो मतलब इधर पे आएगा कुछ ना कुछ तो आएगा, वैल्यू आएगी। 100 इधर लिखेंगे ना तो लगभग यहाँ पे आएगा, इसमें 100 से गुणा हो जाएगा, 980 आ जाएगा, प्रभावी बल हो जाएगा, होगा। तो बल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये अपन ऐसे निकाल सकते हैं अपन। तो इसलिए मैंने जो बताया तुम लोग को, छोटी वस्तु के लिए बल इतना प्रभावी नहीं है। लेकिन अगर हम अपना और पृथ्वी की तुलना करें, पृथ्वी का बल अपने पे ज़्यादा है ना। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, अपन भी पृथ्वी पे इतना ही बल लगा रहे हैं, लेकिन गति कौन करता है, अपन करते हैं कि पृथ्वी करती है? ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में कि पृथ्वी और अपने बीच में जो बल लगता है वो बराबर होता है, फिर भी पृथ्वी अपने तरफ थोड़ा ना आती है, अपन पृथ्वी की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण है, दोनों पे बल तो बराबर है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है ना। द्रव्यमान अलग अलग होने से त्वरण अलग अलग हो जाता है। कैसे? न्यूटन का जो सेकंड नियम है, ये लिख लियो तुम लोग, ये वाला, यहां वाला, ये अभी कुछ नहीं लिखे, लिख लो इसको, लिख लो, चलो लिख लो।